हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CCD कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। जैसे कि हमने शेड्यूल बनाया था, पूरे वीक का शेड्यूल बनाया था कि कौन से दिन कौन सी क्लास को हम पढ़ाएंगे। तो आज आज है हमारा ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे आपकी बारी बढ़ती है 10th क्लास की, और 10th क्लास का हमारा लास्ट टॉपिक पॉलिनोमियल्स का ख़त्म हो गया था, जो कि था चैप्टर नंबर 2। तो आज हमने शुरू करना है चैप्टर नंबर 3, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि आपने 9th क्लास में भी लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स पढ़ा था। ठीक है, उसको हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ा था, कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं और उसके सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, अलजेब्रिकली भी हमने पढ़ा था। उसी को हम और अच्छी तरीके से इस चैप्टर में उन्होंने करवाया है, 10th क्लास के टॉपिक में दिया है, जो कि और अच्छे से और डिटेल्ड वर्जन में दिया है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। उसमें सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन थी ना, इसमें पेयर आ गया, मतलब 2 लीनियर इक्वेशंस आ गई। ठीक है, ये चैप्टर में हम 2 लाइंस की रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 2 लीनियर इक्वेशंस की पढ़ेंगे। ठीक है, और 2 लाइंस होंगी तो 2 अगर आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी तो 2 ही लाइन होंगी। ठीक है, हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा था कि ये हमारा अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन ये होता है ax + by + c = 0। ठीक है, उसमें x और y कौन क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। a क्या है, a x का कोफिशिएंट है, b y का कोफिशिएंट है, और c जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, और ये पूरी इक्वेशन = 0 होती है। ठीक है, तब ये लाइन पे रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। और एक लाइन पे मैंने आपको बताया था कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, एक लाइन पे इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, मतलब पॉइंट्स, सॉरी सॉल्यूशंस नहीं, कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, एक लाइन पे इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। और सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है x और y की कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी कि वो c के बराबर आ जाए। ठीक है, ax + by = -c हो जाएगा, मतलब x y और c, मतलब a b और c की वैल्यू आपको दी होगी, x और y की कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि वो 0 के बराबर आ जाए, तो वही लाइन का सॉल्यूशन होते हैं। तो वो भी इन्फिनिटी ही होते हैं। ठीक है, कितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने पॉइंट्स होंगे ना, मतलब लाइन के ऊपर, वो सारी इस लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो अब आते हैं लाइंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मतलब अगर 2 लीनियर इक्वेशंस है, मतलब कि अगर 2 हैं तो उसको पेयर बोलेंगे। अगर पेयर हैं और लीनियर इक्वेशंस है, एक लीनियर इक्वेशन एक लाइन बनाती है, तो पेयर है तो 2 लाइनें बनाएंगी। अब 2 लाइनों की प्रॉपर्टीज़ देखिए, वो 3 तरह से ही आपको दिखाई देंगी। कहीं भी आप देखेंगे ना, कभी भी आप रिप्रेजेंट करेंगे 2 लीनियर इक्वेशंस को, तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन्स ही रिप्रेजेंट करेंगी। और 2 लाइन्स अगर आएंगी तो उनमें 3 ही क्राइटेरिया बनते हैं आपके 2 लाइन्स के। या तो दोनों लाइनें एक दूसरे को कहीं ना कहीं मतलब इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, एक दूसरे को काटेंगी कहीं भी, चाहे वो ऐसी लाइन क्यों ना हो। देखो, ऐसी लाइन क्यों ना हो, ये आगे फॉरवर्ड जाएगी ना तो ये यहाँ पे काट देगी। इसी तरह मतलब कि जो 2 लाइन्स हैं, पहला कंडीशन है कि वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेंगी। ठीक है, उसको हम कहेंगे इंटरसेक्शन लाइंस। ठीक, इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। यहाँ जंक्शन पॉइंट होगा, इसका जंक्शन पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ये इसका जंक्शन पॉइंट होगा। इसको हम दे देते हैं सी, नाम दे देते हैं। सी क्या है, जंक्शन पॉइंट है। अब दूसरी कंडीशन क्या आती है कि दोनों लाइनें एक दूसरे के लिए हमेशा पैरेलल में रहेंगी। कहीं पे भी जितना मर्जी फॉरवर्ड कर लो, कभी भी जितना मर्जी उसको, मतलब आप दोनों साइड से आगे बढ़ा लो, वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, कभी भी, मतलब कभी भी। तो एक तो ये हो गई, इंटरसेक्शन हो गया, पैरेलल हो गया। और तीसरी क्या है, कोइंसिडेंट मतलब कि दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर ही चल रही हैं, एक थोड़ी आगे एक पीछे, सेम पाथ फॉलो कर रही हैं। जहाँ जहाँ ये लाइन इस साइड को जा रही है, वहाँ वहाँ वो लाइन उस साइड को जाएगी। जहाँ पी लाइन जाएगी वहाँ क्यू लाइन जाएगी, उसी के पीछे पीछे, उसी के साथ साथ में चल रही है। मतलब पैरेलली नहीं चल रही है, साथ साथ में उसके ऊपर चल रही है। दोनों एक ही रास्ते पे जा रहे हैं। मान लीजिए आप कोई हाईवे पे जा रहे हैं, आपको पता है कि अगर हम चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे हैं तो उसका मान लीजिए एक ही रास्ता है, जो घूम के जाते हैं वो रास्ते नहीं है। और एक ही रास्ते से आप अगर जा रहे हैं और आपके पीछे जितने भी लोग आ रहे हैं ना, वो सारे आप ही के पीछे जा रहे हैं, एक ही रास्ते पे चल रहे हैं, तो वो आपके कोइंसिडेंट मतलब चल रहे हैं। ठीक है, वो एक ही रास्ते पे जा रहे हैं। कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर चल रही हैं। देखो लाइनें पी और क्यू एक दूसरे के ऊपर चल रही लाइनें। ठीक है, ये तो आगे हो गया आपके कॉन्सेप्ट्स। अब हम इसको एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं कि 9th क्लास में हमने कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी और कैसे इसको एक्सप्रेशन में सॉल्व करना और रिप्रेजेंट करना देखा था।
तो आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आप हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में उसने क्या करवाया है, फर्स्ट एक्सरसाइज में उसने यही पढ़ा है कि क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वही क्वेश्चन इसने पूछे हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसने क्या बोला है, आफ्ताब अपनी लड़की को कहता है कि 7 साल पहले मेरी उम्र तुमसे 7 गुना ज़्यादा थी, ठीक है, और आज से 3 साल बाद मेरी जो उम्र है वो सिर्फ 3 गुना रह जाएगी तुम्हारी उम्र से, ठीक है। इसको उसने बोला है कि अलजेब्रिकली लिखो और ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करो। तो कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि अभी की एज, लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज क्या है उसकी, x, और इसी के बाद फिर से लेट करेंगे आफ्ताब डॉटर्स प्रेजेंट एज, इसको हमने y मान लिया। अब आज की टाइम पे आफ्ताब की एज है x और उसकी बेटी की एज है y। उसने क्या कहा है कि 7 साल पहले चलते हैं। तो आफ्ताब को मैं a लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आफ्ताब की एज 7 साल पहले क्या हो जाएगी, a की एज 7 years बिफोर कितनी हो जाएगी, x - 7 हो जाएगी। आज उसकी उम्र है x साल, तो 7 साल पहले क्या x - 7 हो जाएगी। मान लीजिए आपकी उम्र आज 15 साल है या 20 साल है, 20 साल मान लीजिए, तो 7 साल पहले क्या उम्र आपकी 20 - 7 13 साल हो जाएगी। तो मैंने भी तो वही लिखा है कि आफ्ताब की आज की उम्र है x ईयर्स, तो उसकी 7 साल पहले एज कितनी हो जाएगी, x - 7 हो जाएगी। इसी तरह डॉटर्स को d लिख दे रहा हूँ, ठीक है। d की एज 7 साल पहले कितनी थी, y - 7। उसने अब क्या बोला है कि 7 साल पहले a की एज मतलब x - 7 7 गुना बड़ी थी d से, y - 7, यही हो जाएगा। मैंने क्या किया, a की एज d की एज से 7 साल पहले 7 गुना ज़्यादा बड़ी थी, तो हमने क्या किया, मान लीजिए आपकी प्रेजेंट एज है कोई x, ठीक है। मान लीजिए आपकी प्रेजेंट एज आज है 10 साल, ठीक है, और आपके पेरेंट्स की मतलब कि मान लीजिए आपके यहाँ पे पिताजी की एज की बात करते हैं। पिताजी की आपकी आज की उम्र है 10 साल, 7 साल पहले आपकी उम्र 3 साल थी, आपके पिताजी की उम्र 7 गुना ज़्यादा थी, मतलब 21 साल उम्र थी उनकी जब आपकी 3 साल उम्र थी। उस हिसाब से ये क्वेश्चन हमने ऐसे किया है। ए की एज 7 साल पहले क्या थी, x - 7, वो डी से कितना बड़ा था, 7 गुना बड़ा था 7 साल पहले। तो ये इक्वेशन आ गई, एक तो ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। उसके बाद उसने क्या कहा है कि ए की एज 7 साल बाद 3 साल बाद 3 years आफ्टर 3 years, अच्छा वो बिफोर था ना, 7 years बिफोर, यहाँ पे आ जाएगा आफ्टर 3 years, प्रेजेंट एज से आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years कितनी हो जाएगी, x + 3 हो जाएगी, ठीक है। और d की एज क्या हो जाएगी, 3 साल बाद y + 3। उसने क्या कहा है, उसने क्वेश्चन में ही कहा है कि 3 साल बाद मैं तुमसे 3 साल बड़ा हो जाऊंगा, 3 गुना बड़ा हो जाऊंगा, मतलब x + 3 3 गुना ज़्यादा बड़ा था y + 3 के। आसान है, हमने सिर्फ क्वेश्चन ही लिखा है, अभी तक हमने सॉल्व नहीं किया है इसको, ये हमने क्वेश्चन ही लिखा है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो। आपको अगर ये लिखना है तो ये प्लीज़ आप नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा के ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व कराऊंगा। ये मिटाना नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट ऐसे कैसे आपने क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन पेपर में आएगा तो ऐसे कैसे पूरा कॉन्सेप्ट लिखना है कि आपने आफ्ताब की एज x साल मानी, उसकी डॉटर की एज हमने y साल मानी, और 7 साल पहले a की एज x - 7 थी और d की एज y - 7 थी।
तो ठीक है, उसके बीच में उसने रिलेशन बताया कि वो 7 गुना ज़्यादा बड़ा था, मतलब 7 गुना बड़ा था किससे, अपनी बेटी से उम्र में। कब, 7 साल पहले 7 गुना बड़ा था अपनी बेटी की उम्र से। 7 साल पहले उसकी बेटी की उम्र और 7 साल पहले आफ्ताब की उम्र, और वो कितना बड़ा था बेटी से, 7 साल बड़ा था। अब 3 साल बाद की बात आती है, 3 साल बाद x+3 हो जाएगी और y+3 हो जाएगी। आज की उम्र x साल है, 3 साल बाद x+3 हो जाएगी और उसकी डॉटर की y+3 हो जाएगी। फिर इसमें रिलेशन क्या बोला, उसका बाप अब 3 साल बाद, जो उसका पिता था, लड़की का पिता आफ्ताब था, उसकी उम्र अपनी बेटी से 3 साल बाद 3 गुना हो जाएगी। 3 साल बाद, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको कुछ नहीं करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखो, इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करके बताऊंगा और हम मतलब कि अलजेब्रिकली भी बताऊंगा। अभी हम पहले अलजेब्रिकली कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो हमने मानी थी, क्या है वो, x - 7 = 7y - 3। अब इसको सॉल्व कर दो। x - 7 = 7y - 21। 7y इधर आ जाएगा, x - 7y - 7 + 21 = 0। ये दोनों इधर चले गए, साइन चेंज हो गए। 7y का -y 7y हो गया और -21 का 21 हो गया। तो ये हो गया x - 7y + 14 = 0। ये आपकी पहली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गई 7 साल पहले। यहाँ पे लिख देंगे आफ्ताब एंड हिज डॉटर एज बिफोर 7 years from present। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ लिखेंगे कि इन अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया ना हमने, अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ आफ्ताब एंड हिज डॉटर्स एज बिफोर 7 years फ्रॉम प्रेजेंट, ये हो गई। ठीक है, इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन सेकंड देखो, इक्वेशन सेकंड देखो, सेकंड इक्वेशन क्या थी, x + 3 = 3y + 3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x + 3 = 3y + 9। ठीक है, इधर आ जाएगा तो वापस क्या हो जाएगा, x - 3y + 3 - 9 = 0, जो कि आती है आपकी x - 3y - 6 = 0। ये वाली आपकी कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, सेम लिखेंगे, सेम, बस थोड़ा सा चेंज होगा। ALGEB अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ आफ्ताब एंड हिज daughter's age after 3 years from present। समझ आ गया कैसे हमने ये सॉल्व किया? बहुत ही आसान मेथड था, हमने सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ही लिखी हैं और कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने लिख दिए। ठीक है, ये आपने थ्योरी में मानता हूँ कि आपने लिख ली होगी यहाँ अभी तक। ये मैं थ्योरी मिटाने जा रहा हूँ। अब यहीं पे हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं 2। ठीक है, हमको उसने कोई क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन को हमने पहले लिखा, कुछ माना,
कुछ माना और उसके बाद हमने पहले एज मान ली आफ्ताब की x और y, उसके बाद 7 साल पहले क्या एज होगी, 3 साल बाद क्या एज होगी। दोनों का रिलेशन हमको पता था, रिलेशन से हमने इक्वेशंस निकाल दी, अलजेब्रिकली इक्वेशंस लिख दी हैं। अब इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो यहीं पे मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, इसके बाद यहीं पे कर दूंगा आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं हम, कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। कार्टेशियन प्लेन पता है ना क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन वो होता है जिसमें हम x और y की वैल्यूज़ पुट करते हैं। 2D प्लेन होता है जिसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, आपने सब पढ़ा है, ठीक है। बस आपको रिमाइंड करने की ज़रूरत है अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा हुआ तो। ये मान लीजिए आपका है क्या है, x एक्सिस। याद है ना, दो तरह की एक्सिस होती हैं, एक x एक्सिस होती है और एक y एक्सिस होती है इसमें, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये पॉजिटिव साइड होता है, ये 0 होता है मिडिल पॉइंट, ऑरिजिन जिसको कहते हैं। ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, 4, 5। इससे ज़्यादा हम इसको लेके नहीं खींचेंगे, नहीं ज़्यादा। -1, -2, -3, -4 एंड -5। 1, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 1। यहाँ पे माइनस में -1, -2, -3, -4 एंड -5। अब देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है, दोनों का टेबल बना लो। टेबल बनाना बताया था आपको, फर्स्ट इक्वेशन का ऊपर बनाते हैं, फर्स्ट इक्वेशन का ऊपर बनाते हैं, x y ऐसे ही था। x की वैल्यू पुट करो फर्स्ट में, फर्स्ट इक्वेशन देखो, अगर हम y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 0। x की वैल्यू हमने कर दी 0 पुट, तो x तो 0 हो गया। अब -7y + 14 = 0 है, तो यहाँ पे देखो -7y + 14 = 0। x की वैल्यू 0 पुट कर दी थी, -7y = -14, माइनस से माइनस ख़त्म, 7y = 14, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14/7 = 2। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, y की वैल्यू आ गई 2। आसान था। अब देखो इसमें क्या वैल्यू पुट करोगे, और क्या वैल्यू इसमें पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो। वैल्यू कोई भी पुट कर सकते हो, लेकिन बस ये देखना कि हमने 5 तक का अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाया, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है कि आपको मान लो वैल्यूज़ हज़ारों और लाखों में आ जाए और आप कार्टेशियन प्लेन पेज में बता ही ना पाओ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको सिर्फ सिंपल सा करना क्या मैंने बताया था कि देखना है कि वैल्यू किससे कम आ रही है। अब देखो हमने x की वैल्यू 0 पुट की, तो यहाँ पे कितना आ गया, 2। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं 14 है ना, तो अगर हम पुट करते हैं 5, x की वैल्यू अगर 5 पुट करते हैं, 5 इन द सेंस नहीं 5 नहीं, x की वैल्यू 7 भी नहीं पुट करेंगे, 2 भी नहीं पुट करेंगे, 1। अगर 1 पुट करते हैं तो क्या होता है, 14 + 1 15 हो जाएगा, नहीं वो भी नहीं करेंगे। इसको हमको पॉइंट में लेना पड़ेगा। x की वैल्यू अगर 7 से 21 होता है, 7 2 होता है आपका 14, और 0.5 करेंगे तो 7 × 0.5 हो जाएगा, 3.5 प्लस हो जाएगा 14 15 16 17 17.5, ठीक है। 14 15 16 17 3.5। अगर हम मानते हैं कि x की वैल्यू 3.5 है, 3.5 है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 + 3.5 कितना हो जाएगा, 17.5। 17.5 माइनस में जाएगा, उधर माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 को 17.5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 17 2 14, ठीक है। 17 2 14, यहाँ पे हमने क्या करना क्या है, 17.5 से 7 को डिवाइड करना है। 7 2 14, यहाँ पे 45 बचा, 7 6 7 7 49, 7 6 42। अच्छा ये भी एग्जैक्ट नहीं हो रहा,
ठीक है, एग्जैक्ट करते हैं इसको। क्या करें बताओ। वैल्यू पुट करके देखनी है ना कोई भी। y की वैल्यू ज़ीरो पुट करके देखो तो x की वैल्यू कितनी आ रही, 14 आ रही है ना। तो y की वैल्यू 1 पुट करके देखो, 2 पुट करके देखेंगे तो हाँ, y की वैल्यू 2 पुट करके देखो, y की वैल्यू सिर्फ 2 पुट करके देखो। हमने x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू 2 पुट करके देखो। 7 2 14, -14 और +14 0 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी। अच्छा ये तो हमने निकाल दिया ना पॉइंट, 0 और 2 तो निकाल दिया है, तो दूसरा पॉइंट निकालना है हमको ना। तो ठीक है, थोड़ा बड़ा आ जाएगा, कोई बात नहीं, हम करके देखते हैं। डेसिमल से तो अच्छा ही है, बाद में फ्रैक्शन में कर लेंगे। उसके बाद अगर हम पुट करते हैं आपका y के वैल्यू को हम पुट करते हैं 1 पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं। y की वैल्यू हमने क्या पुट की, 1। y की वैल्यू 1 पुट करने से क्या हो जाएगा, 14 -7 7। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7। यही है, हमको यहाँ पे थोड़ा और लंबा खींचना पड़ेगा, कोई बात नहीं, खींच देंगे। -6 एंड -7, ठीक है, इसको रब कर देता हूँ। अब इस लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं हम किस पे, ग्राफिकल मेथड से। x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू 2 थी, एक तो पॉइंट ये आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू -7 है, ये वाला पॉइंट है, और y की वैल्यू क्या है, 1 है। y की वैल्यू 1 है तो ये ऊपर चलेगा थोड़ा सा, यहाँ पे आ जाएगा। पॉइंट के नाम लिख देते हैं हम, ये है 0 और 2। x की वैल्यू क्या है, 0 है, और y की वैल्यू क्या है, 2 है। और 7, ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है आपका -7 में और 1 में। तो ये लाइन को हम जोड़ देते हैं यहाँ से। ये आपकी लाइन का रिप्रेजेंट होगी। कौन सी लाइन है, लाइन का नाम लिख दो, x -7 y +14 = 0। एक तो ये लाइन हो गई। अब दूसरी लाइन क्या, उसका भी टेबल बनाओ। उसका टेबल हम सेकंड इक्वेशन का यहाँ बनाते हैं, x y। अब देखो x -3y -6 = 0 है। अगर हम y की वैल्यू 2 पुट करते हैं, नहीं y की वैल्यू 2 नहीं, -2 पुट करते हैं। y की वैल्यू -2 पुट करो, -2 × -3, 6 +6 हो जाएगा, +6 और -6 एक दूसरे को काट देंगे तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। मतलब कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2। एक तो पॉइंट ये रहा दूसरी लाइन का, जिसको हमने क्या नाम दिया है, 0 और -2। इसके बाद उसने क्या बोला है, सेकंड के लिए क्या करेंगे, अगर हम x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, अच्छा वो तो हमने कर दिया ना। अब y की वैल्यू को हम वापस से 1 पुट करके देखते हैं। y की वैल्यू को 1 नहीं -1 पुट करते हैं। y की वैल्यू को हमने पुट किया -1 मतलब +3 हो गया, +3 -6 से गया तो आ गया आपका क्या, x की वैल्यू -2 आएगी क्या, नहीं 0 आ गया ना, 0 से -2 रखने 0 आया, -1 रखने से यहाँ पे आ गया क्या, -6 + 3 -3, x = 3 आ गया। ये देखिए x -3, y की वैल्यू हमने रखी थी -1, फिर यहाँ पे -6 = 0, मतलब x -3 -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, +3 -6 = 0, मतलब x -3 = 0, x की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो x की वैल्यू 3 रख दी। इसी तरह हम इसको पुट करके देखते हैं। y की वैल्यू पहले हम 0 और -2 कर चुके हैं, अब रखेंगे 3 और -1। 3 यहाँ पे और -1 यहाँ पे है, ये रहा पॉइंट। अब ये लाइन को ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है, ये लाइन आपकी ऐसे जाएंगी। ये लगभग पैरेलल है, पैरेलल ही है। देखो कितने पॉइंट का गैप है, 1 2 3, अच्छा ठीक है पॉइंट का ज़्यादा गैप है, ठीक है कोई बात नहीं। आपकी ये वाली लाइन जाती हैं। अब ये लाइन का नाम लिख दो, x -3y -6 = 0। अब देखो
7 साल पहले उसकी उम्र 7 गुना ज़्यादा बड़ी थी। अगर इसको और ऐसे करके डॉट डैश डैश करके खींचते हैं तो गैप देखो ज़्यादा हो रहा है ना, और आगे जाते जा रहे हैं तो गैप कम हो जा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि ये हमें मिल जाएगी कहीं जाके, ये लाइन इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी टाइम तक आपको एक्सपेंड करनी पड़ेगी, तब जाके मिलने की आशंका है। और इतनी उम्र होती नहीं है इंसान की जितनी ये लाइन लंबी जाएंगी, ठीक है। इसीलिए ये हमारी वैल्यू होगी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये होगी अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसी तरह मैं आपको दूसरी इक्वेशंस का एक बार बस लिखवा देता हूँ कि कैसे वो करनी है, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे इन इक्वेशंस मतलब इन इक्वेशंस को बनाते हैं हम, ठीक है। कैसे इन इक्वेशंस को हम बनाते हैं वही हम डिस्कस करेंगे। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, ये मिटा दे रहा हूँ, ओके। सेकंड इक्वेशन में क्या कह रहा है और क्या पूछा है उसने, देखो। सेकंड क्वेश्चन कहता है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम का कोच है, उसने बैट खरीदने के लिए गया, बल्ले खरीदे उसने 3 और 6 बॉल खरीदी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए इसी का, एक्सरसाइज फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन देखिए। कोच ने क्या बैट खरीदा ना, कॉस्ट ऑफ बैट x और कॉस्ट ऑफ बॉल y मान लेते हैं। पहली बार गया बंदे ने, पहली बार में क्या खरीदा, 3 बैट और 6 बॉल खरीदी, मतलब कि 3 बैट और 6 बॉल कितने की हुई, 3 बैट मतलब x प्लस 6 बॉल मतलब 6y, ठीक है। 6y कितने के हुए, उसने कहा है वो हुए उसके टोटल 3900 के हुए, इज इक्वल टू 3900। ये आपके आगे क्या फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद उसने क्या कहा है, सेकंड इक्वेशन क्या है उसकी, अनदर बैट एंड 3 more balls ऑफ द सेम काइंड ऑफ रुपीज 1300। अब उसने सेकंड बार गया, कितने बैट खरीदे, 1 बैट और 3 बॉल और खरीदी, मतलब x प्लस 3y इज इक्वल टू 1900। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इस सिचुएशन को उसने अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली बोला है। अलजेब्रिकली तो ऐसे ही लिखेंगे ना, और कोई तरीका है लिखने का, बहुत आसान तरीका है। इसको आप अगर इसको देखो, पहली इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों अलग अलग मैटर है। ये पहली बार गया था कोच, तब उसने ये रेट पे खरीदा, ये इतने बैट और इतनी बॉल। दूसरी बार गया तो ये रेट पे उसने 3 बॉल और 1 बैट खरीदा। इन दोनों इक्वेशन की अलग अलग इक्वेशंस बनेंगी, ठीक है। जैसे कि आप इसको और सॉल्व करेंगे तो ब्लैक पेन से ही करता हूँ मैं, फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ मैं, बाकी दूसरी इक्वेशन आप खुद करेंगे, और लास्ट का क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। लास्ट का क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो देखिए पहले पार्ट में उसने क्या कहा है, इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट को हम लिख सकते हैं, ये लिखा है 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। इसमें हम 3 कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3900। तो 3x प्लस 2y क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 3900 डिवाइड बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 0 0, मतलब x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। ये आ जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। समझ गए फर्स्ट इक्वेशन क्या आई आपकी। अब देखो ये वाली इक्वेशन में 1300 है, मतलब x और y का जो माप है वो बहुत बड़ा है, तो इसको 1 2 3 4 लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा 500 1000 1500 ऐसे करके, गैप सेम रहना चाहिए, बस आपका याद रखना 1 यूनिट के बीच में। यहाँ पे 1 यूनिट के बीच में गैप कितना है, 1 का ही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 यूनिट के बीच का गैप हम 100 भी रख सकते हैं, 500 भी रख सकते हो, आपको सिर्फ मानना है। 100 रखने पे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 100 मतलब 1300 कहाँ पे जाएगा, 13 नंबर पे जाएगा। ये 7 नंबर तक बनाए, 13 नंबर तक जाएगा 1300। अब इसकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी सॉल्व हो गई, और इक्वेशन नंबर जो सेकंड है वो आपकी पहले से सॉल्व है। x प्लस 3y 1900 की है, x प्लस 2y 1300 की है, मतलब दूसरी बार वो महंगा लेके आया था, या मतलब थोड़ा सा चेंज है कि इसमें बॉल 1 कम है, इसमें बॉल 1 ज़्यादा है, मतलब उसको एक बॉल कितने की पड़ी, 600 रुपये की एक बॉल पड़ गई। अब वही हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको करना बता दिया
कि फर्स्ट इक्वेशन का ऐसे अलग से बनाएंगे, सेकंड इक्वेशन का ऐसे अलग से बनाएंगे। ये आपका रीराइट वर्जन है फर्स्ट इक्वेशन का, याद रखना ब्लैक से इसीलिए लिखा हूँ मैं, फर्स्ट इक्वेशन का रीराइट वर्जन है। पहले 3x + 6y = 3900 था, अब x + 2y = 1300 है। तो ये क्वेश्चन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप खुद करेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बता दिया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते क्या है, x और y को फर्स्ट इक्वेशन का xy लिख देंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, कोई भी वैल्यू पुट करेंगे आपकी दूसरी वैल्यू आ जाएगी। जैसे यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो x की वैल्यू 0 पुट कर दो, y की वैल्यू 1300/2 आ जाएगी। 1300 का हाफ क्या होता है 650 आ जाएगी, x की y की वैल्यू 650 आ जाएगी और x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हो, ठीक है। तो आसान था। इसी के साथ आपका फर्स्ट एक्सरसाइज का टॉपिक और रिवीजन टॉपिक कंप्लीट होता है। जो आपने 9th क्लास का जो भी पढ़ना था, जो भी आपने पढ़ा हुआ था, वो आपका यहीं तक था, इतना ही पढ़ाया था 9th क्लास में। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, अब बस एक चीज़ और रह गई है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से इसके सॉल्यूशन निकालने हैं और अलजेब्रिक मेथड से सॉल्यूशन निकालने हैं। उसके मतलब ये 2 टॉपिक और हैं और इसके बाद हमको इसमें कुछ मेथड सीखने हैं, ठीक है। मेथड्स में हम क्या क्या सीख सकते हैं, मेथड्स में आपका एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, ये आपको अगली क्लास में बताएंगे। इससे पहले इसके बाद एक और क्लास है हमारी जिसकी एक्सरसाइज 2.2 कर रही है, उसमें हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिटेल से पढ़नी है। उसके बाद आपका एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो ये क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। और अगली क्लास में मिलेंगे, जो कि आपकी अब अगली क्लास होगी परसों, ठीक है। कल आपकी क्लास नहीं होगी, परसों अब क्लास होगी, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।